Hello बच्चों, let us read the question and the question says which one of the following statement about water is incorrect. तो आपको incorrect statement बताना है. Option A, water can act both as an acid and a base. Option B, water can be easily reduced to dihydrogen by highly electronegative elements. Option C, ice formed by heavy water sinks in the normal water. And option D, presence of water can be detected by adding a drop of anhydrous CuSO4 that is copper sulfate. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को. और की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज वाटर यानी H2O. तो H2O क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें आप एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन देख रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है इसमें दो चीजें कि इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. पोलर होने का मतलब अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है. क्यों बेंट होता है? क्योंकि इसके पास होते हैं दो लोन पेयर. ऑक्सीजन के ऊपर जो दो एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं ये इसको पुश करते हैं जिसकी वजह से इसका एक बेंट स्ट्रक्चर बनता है, बेंट स्ट्रक्चर. और अगर आप इसके डाइपोल मोमेंट्स को देखें तो ये जो आपके नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं इन दोनों के वजह से दो डिफरेंट डायरेक्शन में आपके डाइपोल मोमेंट्स मिलते हैं. तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो इनका वेक्टर प्रोडक्ट होगा. और वेक्टर क्या आता है? आपका बीच में आता है. इसीलिए ये जो है आपका ये है नेट डाइपोल मूवमेंट. और नेट डाइपोल मूवमेंट जिस भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है उसी को ही हम बोलते हैं कि वो एक पोलर मॉलिक्यूल है. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो आप देखेंगे कि हर वाटर मॉलिक्यूल में आपको ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. एक हाइड्रोजन एटम और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन. इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इनके बीच में से और हाइड्रोजन, इन दोनों का ही आप देखेंगे कि क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये क्या होता है? एक्चुअल बॉन्ड्स नहीं होते, ये सिर्फ एक हाईली स्ट्रांगली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं एक एक करके और ढूंढते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस. तो इसको करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए दैट इज ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट. तो ब्रोनस्टेड और लॉरी मिलाकर एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करते हैं जहां पे वो बोलते हैं कि हर वो मॉलिक्यूल जो H+ को डोनेट करता है, H+ डोनेट, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसे एसिड बोलते हैं. और जो H+ को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अ बेस. तो ये है आपका ब्रोनस्टेड कंसेप्ट. और ये जो आपको स्टेटमेंट में बोला गया है कि वाटर जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो एक्चुअली ये वाटर क्या होता है? इसका नेचर होता है नॉट ओनली एसिडिक बट ऑल्सो बेसिक. इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर. और एम्फोटेरिक नेचर होने का मतलब क्या होता है? इट इज बोथ एसिडिक एंड बेसिक. तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिएक्शन देखें H2O की NH3 के साथ, तो NH3 हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो यहाँ वाटर क्या करता है? एसिड की तरह बिहेव करता है. और एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा? H+ को डोनेट करेगा. H+ डोनेट करने के बाद वो OH- बन जाता है और NH3 जो है वो अब NH4+ बन जाता है. तो यहाँ लिख लेते हैं NH4+. लेकिन अगर वहीं पे H2O को आप रिएक्ट करवाएं H2S के साथ, H2S के साथ, राइट? तो H2S क्या होता है? ये वीक, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है. और यहाँ वाटर अब बेस की तरह बिहेव करेगा. तो ये क्या करेगा? H2S में से एक प्रोटॉन को ले जाएगा H+ को
और H3O प्लस बनाएगा और यहाँ पे बन जाएगा HS माइनस। तो इसीलिए यहाँ पे इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसीलिए इट एक्ट्स एज अ बेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली ट्रू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या दिया है, वाटर इजीली रिड्यूस्ड टू डाइहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, या फिर फ्लोरीन के ही जो दूसरे हैलोजेंस हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या होते हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इनका होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर। अब ये क्या करते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है, अगर आप देखेंगे Cl2 और वाटर का रिएक्शन, तो ये डायरेक्टली तो इतने रिएक्ट नहीं करते, इनको एक एजेंट देना पड़ता है, कैटालिसिस, यानी यहाँ पे जनरली आप सनलाइट दे सकते हैं। तो ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, ये सबसे पहले बनाता है HCl और उसके साथ निकलता है O2। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, लेकिन O2 में ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ये है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर हमें पता है हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे जो वाटर है ये क्या होता है, रिड्यूस नहीं हो रहा, उल्टा इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आपका जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 क्या होता है आपका, रॉन्ग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया आपका। अब लास्ट के दो भी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आइस फॉर्म्ड बाय हेवी वाटर सिंक्स इन द नॉर्मल वाटर। तो इसको करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज हेवी वाटर एंड व्हाट इज नॉर्मल वाटर। तो जो हेवी वाटर है इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं D2O, इसका फॉर्मूला। और D क्या होता है, D है आपका हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को हम D बोलते हैं, जिसमें आप एटॉमिक नंबर तो 1 लेते हैं लेकिन मास नंबर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, इसीलिए ये। अब क्या है, जैसे ही आप आइसोटोप की बात करें तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मास ने इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, और अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इसका फ्लोट करने का नेचर कम हो जाएगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो हेवी वाटर वाला आइस बनेगा, जो हैवी वाटर वाले आइस को अगर आप इसकी डेंसिटी देखें तो दैट विल बी मोर देन नॉर्मल वाटर आइस। और अगर ये नॉर्मल वाटर से ज्यादा डेंसिटी कैरी करता है तो हम बोल सकते हैं इट विल सिंक। तो हैवियर चीज या डेंसिटी जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है वो हमेशा सिंक करता है, राइट। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं आइस मेड ऑफ D2O यानी heavy water will sink in H2O, it will sink in H2O। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, प्रेजेंस ऑफ वाटर डिटेक्टेड बाय एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो इसको करने के लिए आपको एक छोटा सा रिएक्शन पता होना चाहिए। वो क्या है कि अगर आप कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस लेते हैं तो वो क्या होता है, वाइट होता है क्योंकि इसके साथ कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इसमें कुछ वाटर अमाउंट ऐड करते हैं तो ये क्या बनाता है, CuSO4.5H2O। ये जो .5H2O है इसके वजह से ही इसका कलर ब्लू होता है। अब ये क्यों है, तो ये जो .5H2O है ये इसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, तो अगर आप कोई सॉल्ट लेते हैं और उसका हाइड्रेटेड फॉर्म बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं शो करता है आपके सॉल्ट एटम्स के साथ, बस एक
अमाउंट एक टाइप का शेयरिंग ऑफ, मतलब एक अट्रैक्शन शेयर करते हैं वो बस वाटर आपके सेंट्रल एटम के पास जुड़ जाते हैं, पर वो बॉन्डेड नहीं होते, जिसकी वजह से आप इनको इजीली रिमूव कर सकते हो। ये रिमूवेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर वहाँ पे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट होता है तभी उसका ब्लू कलर होता है, अदरवाइज उसका कलर नहीं होता। तो इसको हम एक डिटेक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।